नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7 कृष्णा संडे के साथ। चलिए देखते हैं एक नज़र आज की हेडलाइंस पर। खनिज मंत्री प्रदीप जायसवाल ने ली अधिकारियों की बैठक। कहा, व्यवहारिक दृष्टिकोण के साथ आम जनता की भलाई के लिए कार्य करे अधिकारी। कलेक्टर ने खापा और गर्रा कैंप का किया निरीक्षण, अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। कलेक्टर ने कार्य में लापरवाही बरतने पर बाल विकास परियोजना लांजी के सहायक ग्रेड 3 खेमचंद घोरमारे को किया निलंबित। वारासिवनी के दीनी हुड़की टोला में 2 बाइक की भिड़ंत, मिडिल स्कूल के प्रधान अध्यापक कैलाश भारती की मौत। और जिले के करीब 1 सैकड़ा आंगनवाड़ी केंद्र की जारी नहीं हुई है राशि। किराए के भवन में संचालित आंगनवाड़ी केंद्रों का करीब 13 लाख का किराया बकाया। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के नेतृत्व में नई सरकार बनी है। नए परिवेश में नई ऊर्जा के साथ हमें जनता की सेवा का कार्य करना है। कांग्रेस के वचन पत्र में जनता से किए गए वादों को हमें प्राथमिकता से पूरा करना है। सभी अधिकारियों को सकारात्मक सोच एवं व्यवहारिक दृष्टिकोण के साथ आम जनता की भलाई के लिए कार्य करना है। यह बातें मध्य प्रदेश शासन के खनिज साधन मंत्री प्रदीप जायसवाल ने गुरुवार को कलेक्ट्रेट में अधिकारियों की बैठक को संबोधित करते हुए कही। बैठक में प्रमुख तौर पर विधायक संजय उइके, सुश्री हिना कावरे, राम किशोर कावरे, कलेक्टर दीपक आर्य सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। मंत्री श्री जायसवाल ने बैठक में सभी अधिकारियों को नव वर्ष की बधाइयां देते हुए कहा कि नए साल में हमारे लिए बहुत सी चुनौतियां हैं। हम सभी को मिलकर अच्छा काम करना है। गरीब जनता की भलाई के लिए हमें व्यवहारिक होकर कार्य करना होगा। हमें अंतिम छोर के व्यक्ति तक शासन की योजना का लाभ पहुंचाना है। मंत्री श्री जायसवाल ने अधिकारियों से किसानों की समस्याओं को तत्काल निराकरण करने के निर्देश दिए। वहीं उन्होंने लालबर्रा के तहसीलदार द्वारा लकड़ी का परिवहन करने वाले किसानों से रुपए लेने की शिकायत पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। ये PRRC नंबर 1 में जून 2017 से बदल चुका है। नमस्कार सर, मैं दिगंबर हमारे यहाँ पे लांजी ब्लॉक करीब 1 साल से इशू चल रहा है, जमीन नहीं मिल रहा है। एक नई ऊर्जा के साथ और एक नए परिवेश में जो सरकार बनी 5 साल, जो जनता की सेवा करना, जनता के लिए काम करना, जनता की सेवा करना है। और उसकी तैयारी में आज जिला प्रशासन के माध्यम से इस बैठक में उपस्थित बहुत बड़ी चुनौतीपूर्ण ये वर्ष हमारा 2019 कलेक्टर साहब जी ने, मुझे भी एक नई जवाबदारी दी गई है। अनुभव हम सबको बहुत, हमारे विधायकों को भी अनुभव है, लेकिन हम सबको मैं ये स्मरण दिलाना चाहता हूँ कि हमारी जड़ क्या है और हमारा औचित्य क्या है। अगर मैं बैठा हूँ यहाँ पर तो इस देश की जनता के लिए, बालाघाट जिले की जनता के लिए बैठे, हम सेवा करने बैठे हैं और उनको मार्गदर्शन देने के लिए बैठे हैं। उनकी सेवा, उनका काम करना है, उनको इसलिए बैठे हैं। आप सब जो बैठे हैं बहुत संघर्ष करके, बहुत मेहनत करके आप इस पद तक पहुँचे, लेकिन आपका भी औचित्य क्या है? आपका भी औचित्य सिर्फ आम जनता है, क्योंकि देश की जनता कैसे खुशहाल हो, प्रदेश हमारा जिला कैसे आगे बढ़े, ये हमारा औचित्य है कुछ मिला के। इस बात को हम कभी हमने। विधायक संजय उइके ने बैठक में मंत्री श्री जायसवाल से अपेक्षा की है कि वे जिले के विकास के लिए शासन स्तर से अधिक राशि वे लेकर आए। देना चाहूँगा उनकी जीत के लिए। साथ ही आदरणीय गुडबिया से यही अपेक्षा हम सब मिलकर कर रहे हैं कि जिले के विकास में यथासंभव जितना विभागीय मद आ सके, जितना प्रयास वो अपने तरफ से कर सकें, हम सब लोग उनके साथ हैं। हम आशा करते हैं कि निश्चित तौर पे जिस अपेक्षा के साथ आपको कमान सौंपी गई है जिले में, निश्चित तौर पे आप उसको पूरा करेंगे। साथ ही समस्त अधिकारियों से भी यही अपेक्षा है कि शासन की जो योजना है, शासन की जो मंशा है। विधायक राम किशोर कावरे ने कहा कि बालाघाट जिले में खनिज से मिलने वाले लाभांश की राशि का हिस्सा बालाघाट जिले को मिले, इसके लिए प्रयास होने चाहिए। मैं गुड्डाबिया से अपेक्षा करूंगा कि यहाँ के जो लाभांश के पैसे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे जिले में रहे।
तो देखने को आता है कि बालाघाट जिले का लाभांश का पैसा अन्य जगह भी चले जाते हैं। मैं अपेक्षा करूंगा कि यहाँ के पैसे का यही उपयोग हो तो अच्छा रहेगा। और थोड़ा सा मतलब ऐसे आग्रह करूंगा कि पिछले समय ड्रोन खरीद के जो पैसे थे, प्रशासकीय स्वीकृति अनुमोदन तो हो चुका था और प्रशासकीय स्वीकृति शायद जारी नहीं हुए थे, लेकिन वो 7-8 करोड़ रुपए ऐसी जानकारी है कि वो ब्रेक लग गया, वापस चले जाएंगे। तो मैं चाह रहा था कि बालाघाट जिले का पैसा है और बालाघाट जिले में जितने काम अपने बालाघाट विधानसभा के बालाघाट जिले के लिए 6 विधानसभा के लिए तो जो भी पहले का प्रस्ताव होगा उसको प्रशासकीय स्वीकृति जारी करके का पैसा हमारे जिले को बन जाए तो अच्छा होगा हमारे जिले के लिए। विधायक सुश्री हिना कावरे ने अधिकारियों से कहा कि किसी समस्या को लेकर जनप्रतिनिधि का पत्र आए तो उस पर ध्यान अवश्य दिया जाना चाहिए। में सारे काम अच्छे होंगे। बस एक विधायक होने के नाते मैं इस मीटिंग में एक ही निवेदन करना चाहूंगी हमारे मंत्री जी से कि सबसे पहला निर्देश तो आपकी तरफ से ये होना चाहिए कि जो जिले की समस्या है वो तो है ही है, लेकिन जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, हमेशा से पिछले 5 साल जब मैं विधायक रही तो एक चीज़ जो मैंने महसूस करी वो मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि जनप्रतिनिधियों की तरफ से जिस भी विभाग में उनका लेटर जाता है उस पर बाकायदा कार्रवाई, उसकी बाकायदा समीक्षा और उसको पूरे सभी अधिकारियों के बीच में आज ये बात करना चाहती हूँ कि कभी भी किसी भी समय यदि कोई बैठक हो और कभी उस लेटर का जिक्र विधायक का, आप लोगों को मालूम है कि प्रोटोकॉल क्या होता है, इसलिए उसके ऊपर बाकायदा कार्रवाई होनी चाहिए और कभी भी ऐसी कोई स्थिति निर्मित ना हो कि आपका लेटर जाए और वो एक कोने में कंधे की तरह पड़ा रहे। इस बात पर विशेष मैं आपके माध्यम से कहना चाहती हूँ सभी लोगों को। और बाकी तो जो वास्तव में जो दिक्कत है वो धान की खरीदी का समय है उसको बढ़ाने का, इस बात से तो सभी लोग सहमत हैं और सभी लोगों की इच्छा है कि वो उसको बढ़ाना चाहिए। वो तो बढ़ेगा निश्चित रूप से, आदरणीय प्रदीप जायसवाल जी यहाँ पर है। बैठक के पूर्व में मंत्री श्री जायसवाल के कलेक्ट्रेट पहुंचने पर कलेक्टर श्री आर्य व अन्य अधिकारियों द्वारा उनका स्वागत कर विभागीय गतिविधियों एवं विकास की संभावना के विषय में जानकारी दी। वहीं खनिज साधन मंत्री श्री जायसवाल ने खनिजों के अवैध उत्खनन, परिवहन एवं भंडारण को सख्ती से रोकने के निर्देश दिए। कलेक्टर दीपक आर्य ने अपने कार्यों में लापरवाही बरतने एवं वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशों की अवहेलना करने के कारण बाल विकास परियोजना लांजी के सहायक ग्रेड 3 खिमचंद घोरमारे को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। श्री घोरमारे द्वारा बाल विकास परियोजना कार्यालय लांजी का शासकीय भवन शह गोदाम होने के बाद भी किराए के गोदाम का निर्धारण करवाकर भवन लिया गया था और वरिष्ठ अधिकारियों के समक्ष सही जानकारी प्रस्तुत न कर वरिष्ठ कार्यालय के निर्देशों की अवहेलना की गई थी। नगर के समस्त फुटकर व्यापारियों ने गुरुवार को मध्य प्रदेश शासन के कैबिनेट मंत्री प्रदीप जायसवाल को ज्ञापन सौंपकर अपनी समस्या से अवगत कराया। उन्होंने बताया कि वे कई वर्षों से ठेले पर दुकान लगाकर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। इस व्यवसाय से परिवार का निर्वहन होता है। प्रशासन द्वारा हमारे ठेले अतिक्रमण कार्रवाई के तहत हटाए जा रहे हैं, जिससे हम सभी लोग बेरोजगार हो जाएंगे। समस्त फुटकर व्यापारियों ने कैबिनेट मंत्री श्री जायसवाल से कहा कि इस कार्रवाई के पूर्व दुकान आवंटित कर उन्हें विस्थापित किया जाए। कि आज हम सभी वेस्टर्न के फुटकर व्यापारियों के साथ मध्य प्रदेश शासन के कैबिनेट मंत्री श्री गुड्डा जायसवाल जी से मिले और उन्हें ज्ञापन सौंपे। हम सभी व्यापारियों की मांग है कि अतिक्रमण जो हटाया जा रहा है वो ठीक है, लेकिन ये छोटे छोटे जो व्यापारी लोग हैं इनकी दुकानें यदि बंद हो जाएंगी तो इनका जीवन यापन कैसे चलेगा, क्योंकि ये पूर्णतः अपनी दुकान पे ही निर्भर है, इनका परिवार उसी से चलता है। तो सभी लोगों ने एक ही मांग की है कि हमारे लिए पहले विस्थापन की कार्रवाई की जाए, हमको कहीं भी विस्थापित किया जाए, उसके बाद हम लोगों का अतिक्रमण हटाया जाए ताकि हमारा परिवार और हमारा घर चल सके। कीटनाशक के सेवन से गंभीर महिला कलाबाई की जिला अस्पताल में मौत हो गई। मृतिका कलाबाई ग्राम टेमनी लांजी निवासी है। जानकारी के मुताबिक कलाबाई मानसिक रोग से पीड़ित थी, जिसने 2 जनवरी को रोग से पीड़ित होकर कीटनाशक दवा का सेवन कर लिया था, जिसे परिजनों ने जिला अस्पताल में भर्ती किया था, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। वारासुनी क्षेत्र के अंतर्गत अवंतीबाई चौक गर्रादिनी रोड हुडकी टोला के पास 2 मोटरसाइकिल आपस में टकराने से शासकीय माध्यमिक शाला मेंढकी के प्रधान पाठक कैलाश भारती की मौके पर ही मौत हो गई। गुरुवार को यहां सड़क हादसा उस समय हुआ जब प्रधान पाठक श्री भारती मोटरसाइकिल में अपने स्कूल जा रहे थे। प्रधान पाठक श्री भारती की मौत की सूचना मिलते ही उनके शिक्षण संस्था के शिक्षक एवं कर्मचारी भी जिला अस्पताल पहुंचे।
नगर के एमजीएम स्कूल में आयोजित 2 दिवसीय शालेय वार्षिकोत्सव का गुरुवार को समारोह पूर्वक समापन किया गया। इस समापन अवसर पर मुख्य अतिथि के तौर पर जिला पंचायत अध्यक्ष रेखा विशेन, भाजपा जिला अध्यक्ष रमेश रंगलानी, नगर पालिका अध्यक्ष अनिल दुआरे सहित शालेय परिवार उपस्थित रहा, जहां छात्र छात्राओं ने अपने सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी। वहीं कार्यक्रम की समाप्ति पर पुरस्कारों का वितरण किया गया। जिला मुख्यालय सहित अन्य ग्रामीण अंचलों में गुरुवार को भारत की प्रथम महिला शिक्षिका एवं सामाजिक क्रांति की अग्रदूत मां सावित्रीबाई फुले की 188वीं जयंती मनाई गई, जिसमें मां सावित्रीबाई फुले की जीवनी से प्रेरणा लेने का संकल्प लिया गया। इस कार्यक्रम में माली फुलमाली समाज संगठन द्वारा स्थानीय बस स्टैंड स्थित धर्मशाला में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों ने गीत, भाषण, अतिथियों का उद्बोधन सहित अन्य कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। वहीं समाज की शिक्षित महिलाओं को पेन और डायरी देकर सम्मानित किया गया। इसके अलावा 60 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों का शाल और श्रीफल से स्वागत किया गया। क्योंकि मेरी भी तैयारी वगैरह पूरी हुई नहीं है। आज स्कूल छोड़े करीबन 20 साल हो गए हैं। पहले था कि जब हम स्कूल लाइफ में जब थे तो मुझे भाषण का बहुत शौक था। चल लगे समूह में बैठते हैं, समूह की मीटिंग होती है ना। मैं लालचंद लांजेवार, वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता, माली फुलमाली समाज बालाघाट। ये आज एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। क्या कार्यक्रम है, क्या उद्देश्य को लेकर किया गया है? आज का जो कार्यक्रम है माँ सावित्रीबाई फुले की जयंती के फलस्वरूप सभी सामाजिक बंधु एकत्रित होकर उनका जन्मदिन मनाते हैं और सामाजिक जो गतिविधियां हैं उसको हम लोग किस टाइप से महिलाओं के बीच में विकसित करें, इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। और जो आज विशेषकर बालाघाट में जो वरिष्ठ महिलाएं हैं या नागरिक सामाजिक बंधु हैं जो 60 साल पार कर दी हैं, उनको हम श्रीफल और साल से सम्मानित करने जा रहे हैं। और इसी प्रकार ये हम लोग प्रतिवर्ष आज के दिन माँ सावित्रीबाई फुले की जयंती पर समाज के वरिष्ठ नागरिकों को याद करें। किसानों से समर्थन मूल्य पर खरीदे गए धान को संग्रहित करने के लिए बनाए गए गर्रा और खापा केंद्र का कलेक्टर दीपक आर्य ने निरीक्षण कर वहां की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। गुरुवार को किए गए इस निरीक्षण में कलेक्टर दीपक आर्य ने जिला विपणन अधिकारी अर्पित तिवारी को गर्रा और खापा के कैंपों में धान संग्रहण के लिए ट्रकों की आवाजाही को तेज करने, दोनों कैंपों में हमालों की संख्या और बढ़ाए जाने, धान खरीदी से धान के परिवहन में तेजी लाने व धान की सुरक्षा के व्यापक इंतजाम करने के निर्देश दिए। वहीं कलेक्टर श्री आर्य ने जिला सहकारी बैंक के महाप्रबंधक पीएस धनवाल से जिले भर में समर्थन मूल्य पर खरीदी जा रही धान और खरीदी केंद्रों में स्थित अन्य व्यवस्थाओं के संदर्भ में वार्तालाप की। पहुंचा दिया। और आप कहाँ से? ये सर अपने कृषि से अभी BSc AG MSc AG पास आउट हैं। उनको अभी एजेंसी के मार्फत कृष्णा एजेंसी जो है सिक्योरिटी एजेंसी, जो पूरा सर्वे पूरा मध्य प्रदेश में रखती है। अच्छा।
मैं इनकी पोजीशन सर मतलब दोनों में क्या क्या है क्वालिटी में खरा सर क्वालिटी किसान का नाम कहाँ है इसमें सर? इसमें कोड नंबर लिखना किसान कोड यदि ये नहीं सर इनने क्या किया इसमें नहीं इनने कुछ कमी कर दी सर इसमें ना किसी जो कोड लिखा था इसके लास्ट में 3 डिजिट ये लिखा है ना सर, ये लिखा है सर ना इसके आगे 3 नंबर और आना था। नहीं इसमें ये लिखा ना सर, लॉट वॉट इसमें लिखा होगा सभी लिखा इसी में लिखा है, इसमें छपा रहे हैं ये नहीं ये अपना 350 तो 350 का लॉट में 15 बोरी होगी या 25 बोरी होगी ऐसा, फिर अगला 351 को वो लॉट होगा ऐसा। गाड़ी यहीं बुलवा लो यार, वो मैंने बोल दिया। ओपन कैब के निरीक्षण में बस यही मैंने पाया है कि यहाँ पर थोड़ा सा गाड़ियाँ ज़्यादा है, हमाल थोड़े कम दिखाई दिए और हमारा चूँकि खरीदी केंद्रों पर अभी तेज़ी से किसानों की आमद शुरू हुई है, अधिक मात्रा में किसान आ रहे हैं, तो 12,000 टन प्रतिदिन की खरीदी हम लोग प्रतिदिन मोटा तौर पर जिले में कर रहे हैं। तो इसलिए आवश्यक है कि जितना जल्दी हो सके इसको ट्रांसपोर्ट करके यहाँ शिफ्ट कर दें, जिससे कि वहाँ पे खाली हो सके और आगे की आमद के लिए जगह बने। और कहाँ का निरीक्षण किया? अभी मैं खापा जा रहा हूँ इसके बाद, और वहाँ पे भी यही कोशिश करेंगे कि हम लोग जितना हो सके हमाल बढ़ाएं, क्योंकि गाड़ियाँ हम लोगों ने पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध करवा ली हैं। बस समस्या अब हमारे पास हमाल की आ रही है, जो कि अनलोडिंग के लिए हम लोगों को हमाल की आवश्यकता होती है। खरीदी केंद्रों से धान का उठाव नहीं हो पा रहा, उसका ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो पा रहा है, वो वहाँ पे खरीदी केंद्रों में धान रखने जगह नहीं तो किसान धान लेके नहीं आता। ये पूरी प्रक्रिया है, मैं वही आपसे बोल रहा हूँ कि जैसे जब यहाँ पे गाड़ियाँ खाली हो जाएंगी, यहाँ से गाड़ियाँ फिर हम लोग वहाँ पे बोलेंगे, जितनी तेजी यहाँ पे आएगी उतना तेजी पूरी चेन में है, प्रोसेस चेन है पूरा, वो चेन में जैसे ही सुधार आता है तो सारा स्टार्ट हो जाएगा। वहाँ से उठा केंद्रों में जितने दिन बंद रहेगी तो वो क्या एक्सटेंड होगी क्या? वो प्रयास कर रहे हैं, हम शासन से अनुरोध कर सकते हैं, ये शासन का निर्णय होगा। लांजी किरणापुर विधानसभा क्षेत्र की नवनिर्वाचित विधायक सुश्री हिना कावरे को कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाए जाने के अवसर पर नगर के हनुमान चौक स्थित कांग्रेस कार्यालय परिसर में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जहां राष्ट्रीय प्रवक्ता हिना कावरे का स्वागत कर उन्हें पदाधिकारियों ने बधाइयां दी। इस अवसर पर जिला कांग्रेस कमेटी प्रवक्ता विशाल बिसेन, हीरा सनोई के सुखदेव मुनि कुतराहे, रहीम खान सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं इस सभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुश्री हिना कावरे ने कहा कि मंत्रिमंडल के गठन के पहले ही हमारी जनता ने मुझे अपना मंत्री मान लिया था। मंत्रिमंडल की संख्या कम कर मुझे हटाया गया, यहाँ दुख का विषय नहीं है। प्रदेश और जिले के विकास के लिए कावरे परिवार सर्वस्व न्यौछावर करने को तैयार है। मैं इसलिए कहूंगी क्योंकि ये बात सही है कि जब मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल की घोषणा हुई, जब शपथ ग्रहण चल रहा था, तो कहीं ना कहीं हमारे चाचा आदरणीय प्रदीप जायसवाल जी को जब कैबिनेट मंत्री बनाया गया, लेकिन सबको ऐसा लग रहा था कि हिना दीदी को भी मंत्री बनना चाहिए, क्योंकि प्रदीप चाचा के मंत्री बनने की खुशी तो सबको थी, लेकिन सबको ऐसा लगता था कि हिना कावरे जी का संबंध सीधे राहुल गांधी जी से है, और यदि राहुल गांधी जी से संबंध है तो उनका मंत्री बनना तय है। सब लोगों ने पहले से ही मान के बैठ गए, दुख भी सबको दिल से हुआ, क्योंकि सब लोगों ने मंत्रिमंडल के गठन के पहले हिना कावरे को मंत्री मान लिया था, इसलिए दुख भी वैसा ही हुआ। लेकिन आप जानते हैं कि आज मध्य प्रदेश में जो परिस्थिति निर्मित हुई है, किस तरीके से कांग्रेस की सरकार को चलाना, ये किसी चुनौती से कम नहीं है। ये कोई साधारण चुनौती आदरणीय कमलनाथ जी के सामने नहीं है, हमारे शीर्ष नेतृत्व के सामने नहीं है। और यदि इन परिस्थितियों में ये बात यदि आई कि मंत्रिमंडल से संख्या कम करना पड़ा, हिना कावरे को हटाना पड़ा, तो ये कोई दुख का विषय नहीं है। ये कांग्रेस का और कांग्रेस के प्रति हिना कावरे के। महिला बाल विकास विभाग के अंतर्गत जिले में किराए के भवनों में संचालित आंगनवाड़ी केंद्रों का करीब 1 साल से किराया राशि विभाग द्वारा जारी नहीं किया गया है, जिसके चलते आंगनवाड़ी केंद्रों के संचालन में काफी दिक्कतें आ रही है। आपको बताएं कि एकीकृत बाल विकास विभाग के तहत शहर में कुल 81 आंगनवाड़ी केंद्र संचालित हो रहे हैं, जिनमें से 76 आंगनवाड़ी केंद्र किराए के भवनों में संचालित है, जिनका करीब 11,370,000 रुपए किराया बाकी है। वहीं फरवरी 2018 से एकीकृत बाल विकास विभाग का मासिक किराए की राशि भी शासन स्तर पर प्राप्त नहीं हो पाई है, जिसके कारण आंगनवाड़ी केंद्रों के कर्मचारी इस समस्या को लगातार विभाग तक पहुंचा रहे हैं। इस संदर्भ में पद्मेश न्यूज से चर्चा के दौरान एकीकृत बाल विकास
विकास शहरी के जिला परियोजना अधिकारी दिनेश शर्मा का क्या कहना है, आइए जानते हैं। एकीकृत बाल विकास परियोजना बालाघाट शहरी में 81 आंगनवाड़ी केंद्र है, जिसमें से 75 आंगनवाड़ी केंद्र में जो है किराए से चलते हैं, बाकी जो है 6 वो उसमें भवन शासकीय भवन में लगता है। तो माह जो है लगभग जनवरी 17 से 13 माह का भवन किराया नहीं प्राप्त हुआ है आंगनवाड़ी केंद्रों का, जो लगभग 11,03,700 समथिंग हो रहा है। और इसके साथ ही हमारा जो कार्यालय लगता है, इस कार्यालय का भवन का 1 साल से भवन का किराया प्राप्त नहीं हुआ, जो लगभग 1 लाख होता है। इस तरीके से भवन किराया नहीं होने से रोज़ कार्यालय में एक व्यक्ति भवन मालिक आता है और वो ये धमकी देता है कि चूँकि आपने हमको लंबे समय से भवन किराया का पैसा नहीं दिया है तो तत्काल खाली कर दीजिए। मेरा समस्त भवन मालिकों से जो निवेदन है कि जो जिनके आंगनवाड़ी केंद्रों में, जिनके भवनों में आंगनवाड़ी केंद्र संचालित होता है, कि वो 1 माह का और इंतजार कर लें, क्योंकि मेरी जो जानकारी है शासन स्तर से लगभग 20 करोड़ रुपए की राशि पूरे मध्य प्रदेश के लिए स्वीकृत हो रही है, तो 1 माह में भवन। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता लांजी विधायक सुश्री हिना कावरे ने कहा कि बालाघाट में कोई कमी नहीं है, लेकिन अच्छे लीडरशिप की अवश्य कमी है, जो कि ऊपर तक बात रख सके और जिले को हक दिला सके। उन्होंने यह भी कहा कि जिले के विकास के मुद्दे को लेकर जो इच्छा शक्ति होनी चाहिए, उन्हीं मुद्दों को लेकर वे लोकसभा चुनाव में जाएगी। आप देख सकते हैं कि कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुश्री हिना कावरे के साथ पद्मेश मीडिया ग्रुप के डायरेक्टर उमेश बागरेचा के साथ विभिन्न मुद्दे को लेकर हुई विशेष चर्चा के संपादित अंशों का प्रसारण पद्मेश न्यूज के तुरंत बाद। लोकसभा चुनाव बालाघाट जिले में सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो मुद्दा रहेगा वो कांग्रेस का फेस रहेगा। कांग्रेस पार्टी जिन मुद्दों पर भी चुनाव लड़ेगी, लेकिन बालाघाट जिले में तो एक कहना चाहिए नेतृत्व जो होना चाहिए बालाघाट जिले में, जो इच्छा शक्ति होनी चाहिए बालाघाट जिले के विकास को लेकर, उसी मुद्दे पर हम लोग लड़ेंगे। क्योंकि यहाँ मैंने देखा है कि जनप्रतिनिधियों में वो इच्छा शक्ति समझ में नहीं आती जो एक बालाघाट जिले के लीडर में होनी चाहिए। लीडरशिप की कमी जिसको मैं कहूँगी, वही सबसे मुख्य बात रहेगी। क्योंकि कोई कमी नहीं है बालाघाट में, ना संसाधनों की, ना लोगों की सोच में, ना समझ में, इन सब चीज़ों में कहीं कोई कमी नहीं है। केवल यदि कमी है तो एक ऐसे लीडरशिप की जो ऊपर तक अपनी बात रख सके और बालाघाट जिले को उसका हक दिलवा सके, यही सबसे मुख्य मुद्दा रहेगा। जिले में एस्ट्रोटर्फ मैदान के लिए लंबे समय से मांग की जा रही है। इसके लिए नेहरू स्पोर्टिंग क्लब द्वारा विगत कई वर्षों से प्रयास किए जा रहे हैं। इस वर्ष यहां सौगात मिलने की पूर्ण संभावना बनी थी, लेकिन प्रदेश में नई सरकार बनने के कारण अब उम्मीद नई सरकार से जुड़ गई है। बताया जा रहा है कि जिले में एस्ट्रोटर्फ के लिए स्वीकृति मिल गई थी, उसकी एजेंसी भी नियुक्ति हो गई थी। राशि के लिए यहां काम अटका हुआ है। नेहरू स्पोर्टिंग क्लब के पदाधिकारियों का कहना है कि वे एस्ट्रोटर्फ के लिए अब खेल मंत्री से मुलाकात कर इसकी मांग करेंगे। इस संदर्भ में नगर पालिका अध्यक्ष अनिल दुहारे क्या कहते हैं, आइए जानते हैं। बनना चाहिए यहाँ पे, और कुछ हद तक स्वीकृति भी मिल चुकी थी। क्या वजह से सर एस्ट्रोटर्फ का काम रुका हुआ? नहीं, पिछली सरकार ने तो एस्ट्रोटर्फ का काम लगभग उसमें पूर्ण हो गया है। पिछली बार तो टेंडर वेंडर की प्रक्रिया भी लगभग चालू हो गई थी, क्योंकि बी श्रेणी में बालाघाट था। और लेकिन सरकार चेंज हो गई, अब नई सरकार में नए खेल मंत्री बने, अब उनसे मांग करेंगे। क्योंकि हमारा पास है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, सिर्फ राशि उपलब्ध करा करके काम चालू करना है। एजेंसी भी नियुक्त है, एजेंसी को राशि उपलब्ध करा करके सीधा चालू हो जाएगा। अभी नई सरकार के मंत्रियों से हम मिल करके इसकी मांग रखेंगे। अब मतलब राशि के लिए अटका हुआ है? सिर्फ राशि के लिए अटका हुआ है। जैसे अगर राशि आ जाएगी तो जल्द से लग जाएगा। कितनी राशि की मांग है वैसे? लगभग 7 करोड़ के आसपास का होगा। तो ये कब से बनना स्टार्ट हो जाएगा फिर भी? अब ये तो मैं कह नहीं सकता। वहाँ से अगर मान लो राशि उनको मिली, हमारी एजेंसी के पास अगर पहुँच गई तो एजेंसी अपना काम चालू कर देगी। सर्वहित महाकल्याण वेलफेयर फाउंडेशन के तत्वाधान में गुरुवार को नगर के कमला नेहरू महिला मंडल भवन में जिला स्तरीय सभा का आयोजन किया गया। यह सभा मुख्य रूप से जिले के नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों के सम्मान समारोह के लिए आयोजित की गई, जिसमें कैबिनेट मंत्री प्रदीप जायसवाल, लांजी विधायक हिना कावरे, बैयर विधायक संजय उइके, परसवाड़ा विधायक राम किशोर कावरे का स्वागत कर उन्हें बधाइयां दी गई। वहीं लांजी विधायक सुश्री हिना कावरे को कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता बनने पर बधाइयां दी। इस अवसर पर सर्वहित महाकल्याण वेलफेयर फाउंडेशन के अध्यक्ष प्रेम मांद्रे सहित अन्य पदाधिकारी और क्षेत्रों से पहुंचे संगठनों के सदस्यों ने कांग्रेस की सदस्यता ली। इस अवसर पर लांजी विधायक सुश्री हिना कावरे एवं मध्य प्रदेश शासन के कैबिनेट मंत्री एवं खनिज साधन मंत्री प्रदीप जायसवाल ने संगठन के इस आयोजन की सराहना की। इस बात को भी अच्छे से जानते थे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार
क्यों इस मामले में कदम नहीं उठा रही है? क्योंकि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग, चाहे वो मंत्री हो या उनके रिश्तेदार हो, वो सब इन कंपनियों से जुड़े हुए थे, इसलिए शायद वो कार्रवाई नहीं कर पा रहे थे। लेकिन आज कांग्रेस के लोग, आज कांग्रेस की सरकार इस प्रदेश में है और कांग्रेस का कोई भी व्यक्ति इन सब चीजों में सम्मिलित नहीं है, इसलिए कार्रवाई करने में कोई भी देरी नहीं होगी, इतना विश्वास आप लोग रखिए। काम किया और सरकार की विश्वास पर किया। हमारे जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, जिला प्रशासन था, जिनके द्वारा जो पंजीकृत कंपनियां थी, उसको विश्वास में लेकर ये सब काम आप सबने किया। लेकिन आप सबके माध्यम से आपको भी धोखा हो, आप तो धोखा खाए, लेकिन असली धोखा निचले स्तर पर हमारी जनता के साथ हुआ और जनता की गाड़ी कमाई करोड़ों और अरबों रुपया आज कंपनियां लेके भाग चुकी हैं। ये लड़ाई पिछले 2.5 वर्षों से लगातार चल रही थी और जैसा हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता किरणापुर क्षेत्र की विधायिका सुश्री रीना कावरे ने आपको कहा कि आगाज यहीं पर हुआ था और आगाज जिस बात का होता है वो बात अंजाम तक बात पहुंचेगी। आप सबको मैं आश्वस्त करता हूं कि हमारी सरकार और हम सब आप सबकी बात से जुड़ा है। इस अवसर पर हमारे बीच में विधायक संजय उइके जी भी हमारे बीच उपस्थित हैं। वहीं इस कार्यक्रम के संदर्भ में संगठन के अध्यक्ष श्री मात्रे ने अपने विचार कुछ इस प्रकार व्यक्त किए। आज ये सभा आयोजित की थी माननीय कैबिनेट मंत्री प्रदीप जायसवाल जी के सम्मान में, और जो भी हमारे बालाघाट जिले में नवनिर्वाचित विधायक हैं उनके सम्मान समारोह का एक आयोजन रखा गया था। पिछले 2 वर्षों से हम लोग संगठन की लड़ाई लड़ रहे हैं और आज कहीं ना कहीं जैसे कि कांग्रेस ने अपने वचन पत्र या घोषणा पत्र में लिया हुआ है कि समस्त चिटफंड कंपनियों के लिए कोई ऐसे ऑप्शन बनाया जाएगा, ऐसा नियम कानून बनाया जिससे उनका पैसा जल्द से जल्द निकल सके। इसी संबंध में आज ये सम्मान समारोह के रूप में बैठक रखी गई थी संगठन की ओर से और हमारे प्रतिनिधियों का स्वागत किया गया है और साथ ही अपनी मांगों को रखा गया है कि आप जल्द से जल्द हमारे समस्याओं का निराकरण कराएं और माननीय कमलनाथ जी के नाम पर। ग्राम पंचायत गर्रा के पूर्व सरपंच स्वर्गीय धर्मेंद्र त्रिवेदी की प्रथम पुण्यतिथि गुरुवार को मनाते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस अवसर पर गर्रा चौक में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां सुंदरकांड का आयोजन हुआ। उसके बाद शांति पाठ कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। इसके पश्चात विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। भैया के पुण्य तिथि के स्मृति में आज यहाँ पर महाप्रसाद का वितरण किया जा रहा है। कार्यक्रम के संदर्भ में जनपद सदस्य वैभव बिशन के द्वारा अपने विचार कुछ इस प्रकार व्यक्त किए गए। आज हमारे स्वर्गीय आदरणीय हमारे बड़े भाई धर्मेंद्र त्रिवेदी जी की पुण्यतिथि थी, पहली पुण्यतिथि थी उनकी। 1 साल हो गया उनको आज देवासान हो गए, तो उसी उसमें हमने सभी ग्रामीणों के द्वारा और हमको करवाया गया। सुंदरकांड का पाठ हुआ है और अभी रात में 7 बजे से फिर जो है भजन कीर्तन का कार्यक्रम रात में 12 बजे तक चलेगा और भंडारे का कार्यक्रम रखा गया है और निरंतर ये हर वर्ष ऐसे ही चलता रहेगा जब तक हम और हमारी समिति है तब तक। पप्पू भैया के लिए जो है आदरणीय हमारे स्वर्गीय पप्पू भैया के लिए। कौन सी समिति है? हमारी दुर्गा उत्सव समिति गर्रा की तरफ से हुआ है। स्वर्गीय नारायण सिंह स्मृति अखिल भारतीय स्वर्ण कप हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन नगरपालिका स्कूल मैदान में किया गया है, जिसका शुभारंभ 5 जनवरी से होगा। यह जानकारी नेहरू स्पोर्टिंग क्लब के अध्यक्ष एवं नगरपालिका अध्यक्ष अनिल दुवारे ने आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान दी। श्री दुवारे ने कहा कि इस टूर्नामेंट में देश की लगभग 27 टीमें हिस्सा ले रही है। यहां टॉप टीमों को भी शामिल किया गया है। टूर्नामेंट का समापन फाइनल मैच के साथ 11 जनवरी को होगा। प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी स्वर्गीय नारायण सिंह मेमोरियल नेशनल गोल्ड कप हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन 5 जनवरी से प्रारंभ हो रहा है, जिसमें देश की लगभग 27 टीमें हिस्सा ले रही है और इस वर्ष देश की टॉप टीमों को हमने यहाँ आमंत्रित किया है और 5 तारीख को इसकी ओपनिंग होगी और 11 तारीख को इसका फाइनल होगा, समापन होगा। बालाघाट के नागरिकों से चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आकर के इस टूर्नामेंट को
सफल बनाए, क्योंकि टूर्नामेंट का आयोजन और भव्यता दर्शकों से ही संभावित है। मध्य प्रदेश हॉकी के महासचिव विजय वर्मा ने कहा, इस टूर्नामेंट में आने की 26 टीमों ने स्वीकृति दे दी है। पूरे टूर्नामेंट बालाघाट में ही होंगे। नगर पालिका ने इस टूर्नामेंट के लिए 7 लाख रुपए देने की घोषणा की है। पत्रकार वार्ता के दौरान नेहरू स्पोर्टिंग क्लब के तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे। अभी ये जो टूर्नामेंट हो रहा है उसमें 27 टीमें संभावित हैं, लेकिन 26 की कंफर्मेशन हमारे पास है, और जिसमें आर्टिलरी नासिक, बीजी रुड़की, ईएमई जालंधर, डोगरा रेजिमेंट, बीआरसी दानापुर, पुणे बॉयज़ एकेडमी, करनाल एकेडमी, गुड़गांव हॉस्टल, गोरखपुर रेलवे, इफ्को दिल्ली, एमपी पुलिस भोपाल, कपूरथला हॉकी क्लब, लखनऊ रेलवे, भोपाल, बिलासपुर रेलवे, जबलपुर आर्मी, छत्तीसगढ़ एकेडमी, दुर्ग रेलवे, यंग स्टार अमरावती, SCR नागपुर एकेडमी, जबलपुर DHA सिवनी, DHA बालाघाट और राउरकेला। ये टीमें हमारे पास हैं, और हमारा जो फाइनल 11 तारीख को होगा इसका, उसमें हमारे मुख्य अतिथि भी तय हो चुके हैं, जिसमें माननीय गौरीशंकर जी बिसेन, माननीय प्रदीप जायसवाल जी और माननीय नानू कावरे, तो हमारे मंत्री जी से आज बात हो गई है, तो हमारे कार्यक्रम में ये डिग्निटी रहेगी। क्या बालाघाट में टूर्नामेंट होंगे या अन्य वाराणसी में भी होंगे? नहीं, पूरे टूर्नामेंट बालाघाट में ही होंगे, और हम जो टीमें और बढ़ सकती थी तो टूर्नामेंट की तारीखें भी बढ़ जाती, क्योंकि तारीख बढ़ाने के पक्ष में हम लोग नहीं थे। वजह उसकी बच्चों के एग्ज़ाम भी आ रहे हैं, और सेकंड थिंग ये है कि इसमें एक बड़ा बजट हमारे को लगता है। जिला खनिज उद्योग संघ बालाघाट द्वारा गुरुवार को स्थानीय होटल शीतल पैलेस में समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें उद्योग, व्यापार व खनिज से जुड़े लोगों ने खनिज साधन विभाग मंत्री प्रदीप जायसवाल का स्वागत करते हुए जिले सहित पूरे प्रदेश में उद्योग, व्यापार व खनिज के सरल व सुलभ नियम बनाकर विकास कार्यों की आधारशिला रखने की अपेक्षा की। साथ ही उद्योग, व्यापार व खनिज क्षेत्र से जुड़ी विभिन्न अटकलों को पूरा किए जाने व खनिज क्षेत्र में आने वाली विभिन्न समस्याओं का निराकरण किए जाने की अपेक्षा की। कलेक्टर दीपक आर्य की अध्यक्षता में संपन्न हुए इस कार्यक्रम में केवल बालाघाट ही नहीं बल्कि संपूर्ण प्रदेश और आसपास के राज्यों से कार्यक्रम में पहुंचे खनिज उद्योग संघ के पदाधिकारियों ने सदस्यों के साथ साथ इस कार्यक्रम में उद्योग, व्यापार व खनिज क्षेत्र से जुड़े विभिन्न लोग प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। आयोजित इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए खनिज साधन विभाग मंत्री प्रदीप जायसवाल ने उद्योग, व्यापार और खनिज के नियमों को सरल व सुगम बनाते हुए स्थानीय स्तर पर युवाओं को रोजगार दिए जाने की बात कही। साथ ही उन्होंने जिले में उद्योग, व्यापार क्षेत्र को बढ़ावा दिए जाने पर जोर दिया। बालाघाट जिले का सम्मान पूरे भोपाल और दिल्ली तक इस सम्मान के हकदार आप सब थे, और वो सम्मान हमको मिला। आज बहुत सारी समस्याओं के बारे में हमारे संघ के माध्यम से रखा गया। भाई निश्चल जी ने अपनी बातें रखी। बालाघाट जिला बहुत बड़ी संभावनाओं का जिला है, चाहे खनिज के क्षेत्र में बात करें, उद्योग के क्षेत्र में बात करें, लेकिन पुराना अनुभव यही कहता है कि कहीं ना कहीं सरकारी उदासीनता, हमारे जनप्रतिनिधियों की उसमें इच्छा शक्ति की कमी, कि हमारा औद्योगिक क्षेत्र में हम विकास नहीं कर पाए। खनिज सबसे ज़्यादा मात्रा में बालाघाट जिले में पाया जाता है। भारत में तीसरे चौथा नंबर बालाघाट जिले का लगता है, लेकिन हम उद्योग की बात करें और यहाँ के व्यापारियों की बात करें तो वो चीज़ नहीं मिल पाई, वो काम नहीं मिल पाया, वो सम्मान नहीं मिल पाया जो बालाघाट जिले के लोग वास्तव में हकदार थे। और उसके लिए नीतियाँ भी बहुत सारी जवाबदारी रही। अभी हम खदानों की बात करते हैं, हमारे जितने मिनरल्स हैं, माइनर मिनरल्स, इसकी कोई भी नीति आज हमारे पास कुछ नहीं। आज मुझसे आप पूछेंगे कौन सी नीति से काम होना है, तो मैं क्या बताऊँ, पिछले 4-5 वर्षों से किसी नीति का पता ही नहीं। सब भ्रम की स्थिति बनी हुई है, लोग घूम रहे हैं, फाइल लेके घूम रहे हैं, उसके पास घूम रहे हैं, उसके पास घूम रहे हैं, 5 साल। तो सारी भ्रम की स्थिति होने के कारण कोई खदान चालू नहीं हो पाई, राजस्व का भी नुकसान हो रहा है। और जैसे अवैध उत्खनन की बात आती है, अवैध उत्खनन कुछ नहीं है, जिसको मकान बनाना तो कहीं ना कहीं से रेत उठा कर लाया।
आयोजित इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता एवं लांजी विधायक सुश्री हिना कावरे ने प्रदेश में चल रहे अवैध उत्खनन पर लगाम लगाकर उत्खनन की सामग्रियों को आसानी से उपलब्ध करवाने और उत्खनन शब्द से अवैध शब्द को हमेशा के लिए हटाए जाने की अपेक्षा की। जब भी खनिज की बात आती है तो सबसे ज्यादा ध्यान एक सामान्य व्यक्ति का और सबसे ज्यादा ध्यान यदि चाहे वो पुलिस वालों का हो चाहे वो किसी भी स्तर के अधिकारियों का हो, सबसे ज्यादा हल्ला यदि किसी का होता है तो रेत को लेकर होता है, रेत खनन को लेकर होता है, अवैध उत्खनन। यदि अवैध उत्खनन मध्य प्रदेश में बोला जाता है तो सीधे रेत का दिमाग में आता है कि रेत शुरुआती अवैध उत्खनन की रेत से होती है। तो हम आप सबकी तरफ से मैं भी यही निवेदन करती हूँ कि हमारे आदरणीय प्रदीप जायसवाल जी चूंकि सारी चीजों को वो बहुत जमीनी स्तर से देखते आए हैं, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप कुछ ऐसा नियम बनाओ कि रेत के साथ ये अवैध शब्द का समापन हो जाए, ये रहे ही ना। अवैध वही होता है जहां वैध नहीं होता। यदि सीधे सीधे लोगों को रेत की सुविधा उपलब्ध हो जाएगी, रेत अवेलेबल हो जाएगा, गिट्टी अवेलेबल हो जाएगी, तो अवैध वाली तो बात ही नहीं रहेगी। इसलिए आप कुछ नियम ऐसे बनाइए कि लोगों को आसानी से बिना किसी। वहीं इस कार्यक्रम में उपस्थित कलेक्टर दीपक आर्य ने खनिज को प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से विकास कार्यों का आधार स्तंभ बताते हुए मंत्री द्वारा बनाए गए सभी नियम व कानूनों को मध्य प्रदेश शासन के दिशा निर्देश पर बिना विलंब के जिला स्तर पर लागू करने की बात कही। तो रॉयल्टी जो होती है सरकार के प्रत्यक्ष रूप से सरकार की आमदनी का एक हिस्सा वो बनती है, जो कि विकास कार्यों में काम में ली जाती है। दूसरा जो खनिज साधन है, जैसा कि अभी मुझसे पहले वक्ता बोल रहे थे कि रोड के निर्माण के लिए उसको रॉ मटेरियल होता है, तो हर प्रकार का खनिज किसी न किसी विकास कार्य की आधारशिला आधार स्तंभ होता है। तो खनिज विभाग का इस तरीके से दोनों तरीके से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। तो ऐसा ये सौभाग्य है आप सभी का हमारा कि हमारे क्षेत्र के ही विधायक जी को ये पद सुशोभित करने का अवसर मिला। और चूंकि काफ़ी मंत्री जी युवा हैं, युवा सोच के साथ मुझे लगता है और आप लोगों से जुड़े हुए हैं, तो नई नीतियाँ खनिज क्षेत्र में जो कि कुछ नीतियों के लूप होल्स हैं वो करने का वो उनके माध्यम से किया जाएगा। जैसा कि अभी हर्ष जी बता रहे थे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस वाला जो बात हम लोग कर रहे थे, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए भी मंत्री जी से अपेक्षाएं हैं कि वो इस व्यापार को और सुगम और प्रॉफिटेबल बनाएं। चलते चलते एक नजर आज के हेडलाइंस पर एक बार फिर। खनिज मंत्री प्रदीप जायसवाल ने ली अधिकारियों की बैठक, कहा व्यवहारिक दृष्टिकोण के साथ आम जनता की भलाई के लिए कार्य करे अधिकारी। कलेक्टर ने खापा और गर्रा कैंप का किया निरीक्षण, अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। कलेक्टर ने कार्य में लापरवाही बरतने पर बाल विकास परियोजना लांजी के सहायक ग्रेड 3 खेमचंद घोरमारे को किया निलंबित। वारासिवनी के दीनी हुड़की टोला में 2 बाइक की भिड़ंत, मिडिल स्कूल के प्रधान अध्यापक कैलाश भारती की मौत। और जिले के करीब 1 सैकड़ा आंगनवाड़ी केंद्र की जारी नहीं हुई है राशि, किराए के भवन में संचालित आंगनवाड़ी केंद्रों का करीब 13 लाख का किराया बकाया। तो पद्मेश 24/7 में बस इतना ही, बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।